हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो अपना लेक्चर हो रहा है यार, टारगेट क्वेश्चंस बैंक का जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उसका ये वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलिए, और ये आज अपना डे 2 होने वाला है, सेकेंड डे होने वाला है। और हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में बेटा रियल नंबर्स, रियल नंबर में आपको हम भूमिका के बारे में बताए थे कि इसका जो भूमिका है और साथ के साथ इस पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का अपन डिस्कशन किए थे, है ना। और ठीक है, आज का जो ये लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में आपको हम 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम बोलिए इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित जो जो सवाल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये जो अपना डिस्कशन है, सॉरी, ये जो डिस्कशन करवाने वाले क्वेश्चंस का जो डिस्कशन होने वाला है, करवाने वाले हैं, ये डिटेल डिस्कशन है। जैसा कि सबसे पहले आपको हम बता भी चुके हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन जो लिखा रहेगा उसका प्रॉपर जेन्युइन सॉल्यूशन करके आपको हम बताएंगे मेरे भाई कि ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा, आंसर कैसे आएगा, ताकि मेरे बच्चे, जो भी मेरे बच्चे देख रहे होंगे, और हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो उनको तो एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ मेरे भाई पढ़ने में थोड़ा स्लो रहते हैं, तो आप वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में बेहतर तरीका से आएगा, है ना। ठीक है, और हम यही कहते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हम क्लास में करवा रहे हैं इससे एक भी क्वेश्चंस आपके क्लास 10th में एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा कभी भी। चलिए ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। बिहार बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में बोला गया, देखिए ये टॉपिक यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे बच्चे, 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी पर आधारित क्वेश्चंस करवाएंगे। जो भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं टॉप लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और कंटेंट को समझेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए, तो एक बार पहले, सबसे पहले जो भी बच्चे अगर ये सेकंड वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहले बात है कि फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है, जाकर के देखिए। हाँ, एक और बात अनाउंसमेंट कर देना चाहते हैं कि आपको जो वीडियो जो होगा ना मेरे भाई, आपको वीडियो कैसे देखना है, सीक्वेंस में देखना है। सीक्वेंस मतलब बेटा सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखना है, फिर सेकेंड लेक्चर देखना है, फिर थर्ड लेक्चर देखना है, ऐसे सीक्वेंस में आपको देखते चलना है। ऐसे मेरे भाई कोई नहीं करेंगे कि ठीक है मेरे को 1.2 यूक्लिड विभाजन, जैसे ऐसे हम क्यों पढ़ा रहे हैं ना। सपोज दैट कि मेरे बच्चे आपको 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाले सवाल आपको पहचानने नहीं आते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपका 1.2 यूक्लिड विभाजन वाले सवाल हैं, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे, इसी के ऊपर अपना क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छा से रीड करना है मेरे भैया, क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको सॉल्यूशन भी, देखिए सॉल्यूशन में भी हम लिख कर सॉल्यूशन बताते हैं, सभी बच्चों को पता भी होगा ये चीज, ऑलरेडी वो जानते भी होंगे कि सर HCF निकालने का ये तकनीक है, हम मौसम निकालते हैं, ठीक है, ये बात मेरे को पता है। पर एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है, यहां से ना अब सही है, तो ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, हम अगर बात करते हैं सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, चलिए ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलिए या फिर प्रमेयिका बोलिए, प्रमेयिका भी बोल सकते हैं, एल्गोरिदम चलिए लिख देते हैं एल्गोरिदम। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका सूत्र क्या था सभी बच्चों को पता भी होगा कि सर इसका सूत्र क्या होगा। इसका जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, ये इसका सूत्र था, ठीक ना। ये इसका सूत्र जानते हैं, A बराबर BQ प्लस आर, ये किसका सूत्र है भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का है, ठीक ना। और ये जो A बराबर BQ प्लस आर है, क्या मेरे बच्चे आप ये बता सकते हैं ये हम किस चीज का, लस या फिर मस या फिर लस, किस चीज को निकालने के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ है लस, मस, भागफल और गुणनफल। तो मेरे बच्चे सबसे मेरे पहले मेरे प्रिय भाई
भागफल और गुणनफल तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे मार्क करेंगे सर मौसा की तरफ कि सर ये मौसा है, बात बिल्कुल सही है। जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है बेटा, ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर जो आर है आपका रिमाइंडर है, आर क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि हम इस प्रकार भी मार्क कर सकते हैं कि ये जो सर फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए टेक्निक से यूज करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे क्वेश्चन में दो धनात्मक पूर्णांक बड़े बड़े दिए हुए हैं, मैंने छोटे छोटे नहीं है। अक्सर आप लोग जानते भी होंगे कि अगर धनात्मक पूर्णांक आपके छोटे छोटे दिए हुए हैं, जैसे मेरे से कोई पूछा भाई कि सर आप बता दो 45 और 60 का महत्तम मौसा बता दीजिए, तो हम 45 और 60 को जो होगा, जैसे मान के चलते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि 45 और 60 का मौसा निकालना है, 45 और 60 का मौसा। ध्यान से बात को समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कैसे करते हैं। क्वेश्चन में मेरे से बोला गया, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया कि सर आप 45 और 60 का मौसा बताएं। ये क्वेश्चन मेरे से बोला गया कि सर 45 और 60 का आप मौसा बता दीजिए। तो हम इस 45 और 60 का जो मौसा है, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही निकालेंगे। क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपको बात को बता देते हैं। अगर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे, अगर सॉल्यूशन के इसका बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर ए क्या है सर, ए का मान क्या है 45 है, और बी का मान क्या है, मतलब इस प्रकार से आप जानते हैं। ए और बी का मान छोड़िए, हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। 45 और 60 का मेरे को मौसा निकालना है, तो देखना है सर कौन बड़ा है, सर 60 बड़ा है। मेरे को पता चल गया सर 60 बड़ा है, बात समझ में आई कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, जरा बात को ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज चीज आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या करेंगे सर, 45 से 60 को डिवीजन कर देंगे, ठीक ना, ऐसे। तो 45 से कम बेटा 45, कितना बचा, 15 बचा। जो 15 आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, जो 15 आपका जो शेषफल बचा हुआ है, फिर 45 में इससे डिवाइड करेंगे। तो 15 हो गया, ये हो गया बेटा 45 है, तो 15 एकम 15, 15 तिहाई 45। मतलब कि हम क्या देखते हैं सर, 3 मरते में यहाँ पर क्या हुआ 45, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर इधर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ कैलकुलेट करने जाते हैं, अगर इसका हम बताएं तो सर यही क्या हो जाएगा, 15 क्या है इसका एचसीएफ हो जाएगा, 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए हुआ ना, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया ना। तो इसी को तो बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो हम किसे कहेंगे सर, एचसीएफ को कहेंगे, या फिर मेरे बच्चे आप मौसा को बोल सकते हैं। किसको, हिंदी में इसको महत्तम समपवर्त बोलते हैं, मौसा। चलिए ठीक है ना, मौसा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि मौसा निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी तकनीक सही है। पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कब करेंगे, जब आपके संख्या बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, मतलब आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। तो कौन सा यार, मौसम, मौसम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे। हाँ देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन में तो वही आ गया भाई, 45 और 60 का मौसा बताना है। तो क्या ही तो बात है यार, हम तो इसको देखे हुए मार्क कर सकते हैं सर, 15 इसका मौसा है, पर नहीं मार्क कर सकते हैं, सही बात है। लोग मार्क करवा भी देते हैं कि भाई 45 और 60 का मौसा देख ले भाई, 15 है, 15 3 45। लोग क्या बोलते हैं, आप अंतर देख लीजिए, 45 और 60 का अंतर देख लीजिए, 15 है। क्या 15 भाग लग रहा है, 15 3 45, 15 चौके 60, बिल्कुल 15 इसका मौसा हो गया। हम चाहेंगे तो यार 15 मार्क करके निकल जाएंगे, मगर मेरे बच्चे, मेरा काम क्या है, आपको ये
एप्लीकेशंस पर इसलिए डाला गया है ताकि आपका इसका हम जेन्युइन सॉल्यूशन और पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकें। कितना तरीका है इसको बनाने का, है ना, कि अगर जो मेरे बच्चे हो सके जो आप कोचिंग में पढ़े होंगे, आपको जो भी डाउट होगा बबुआ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। सबसे फर्स्ट टेक्निक्स क्या बताते हैं, जो सबसे फर्स्ट अपना टेक्निक होने वाला है बताते हैं आपको, हम फर्स्ट मेथड से बताएंगे, फिर सेकंड मेथड से बनाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में हम टाइम देंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन में टाइम लेकर के बनाना है, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है अपने पास। तो हम देखिए फर्स्ट मेथड से बनाते हैं इसको। फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाए जरा। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या है, आप पढ़े होंगे, है ना, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि। सभी बच्चे जानते होंगे सर अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि सर अगर कोई संख्या को, बड़ा सा संख्या है तो उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, पर वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए मेरे भाई। अभाज्य गुणनखंड विधि वही होता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देख सकते हैं सर, हम देखते हैं मेरे बच्चा ये 45 है, तो 45 का देख लेते हैं 45 का। तो 45 का क्या होता है भाई, तो देखते हैं सर 15 3 45 होता है, पर 15 कैसे होता है, तो बोलेंगे सर 3 इंटू 3 3 3 9 9 25 45। ऐसे कुछ मेरे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर 45 को सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट ऐसे भी कर सकते हैं। 3 से काटिए, तब 15 3 के 45, फिर 3 से काटिए, 5 3 के 15, फिर 5 से काटिए, एक बार में। आप बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं, ऐसे हम देखे हुए हैं कि सर 45 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर 45 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा यार टेक्निक्स का यूज करेंगे। 45 का यार प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 45 का जो है आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड बोलिए। तो सर 3 3 के 9 3 5 45, 3 3 के 9 सॉरी 3 3 के 9 9 5 45, 3 3 5 आपके प्राइम नंबर हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, तो 45 को क्या लिखेंगे बताइए सर। 45 की बात करते हैं तो 45 तो यहाँ पर अपने ये हो गया। सभी बच्चे जरा बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या होता है 45 सर 3 का स्क्वायर हो गया ये, और इंटू में 5 हो गया, बहुत बढ़िया, 3 3 के 9 5 45। अच्छा अगला स्टेप क्या भाई, अगला है 60, अगला है 60। देखिए 60 के लिए कैसे तोड़ेंगे, देखिए मेरा सबसे आसान टेक्निक्स हम बताते हैं, क्वेश्चंस को एग्जाम्स में सोल्व करने का टेक्निक्स भी बताते हैं। 60 को कैसे तोड़ेंगे, जीरो को भूल जाना है तो 3 दूनी की 6, जीरो को भूल जाना है तो 3 दूनी की 6, और सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो बेटा क्या बोलेंगे, दूतियाई 6, दूतियाई 6, दूतियाई की 6 हो ना, 6 6 25 30। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट, 2 इंटू 2 हो गया ना, 2 दूनी की 4, 4 तिहाई के 12, 12 पचे 60, बहुत बढ़िया। आप क्या देख पा रहे हैं सर, 2 का स्क्वायर है इधर, 2 का स्क्वायर है, और इंटू में क्या है 3, और इंटू में 5। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरे भैया। क्या चेक कर सकते हैं सर, अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर कि यहाँ पर मेरे को 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है। देखिए ध्यान से सभी बच्चे ध्यान दे, 2 से सर तो 30, 2 से सर तो 15, 3 से सर तो 5, 5 से सर तो 1 हो ना। तो 2 देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 1 को नहीं लिखा जाता है, लोग बोलते हैं 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आया ना, बात समझ में क्या है नहीं। तो हम उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 60 के बारे में क्या लिख सकते हैं सर, जो 60 होगा 60, ध्यान से कितना भाई, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो 60 के बारे में क्या बोलेगा सर, जो 60 या 60 है 2 का स्क्वायर है इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको हम बगल में बेटा नोट्स भी बताते चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बात को समझते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक नोट्स कीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। देखिए नेक्स्ट अब आता है भाई HCF क्या सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर इतना बात याद रखना है, इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चे, जो कॉमन होगा वही। कैसे लिखेंगे बात को समझिएगा, इसका कॉमन निकालना है। हम देख रहे हैं सर यहाँ पर 5 और 5 क्या कॉमन है क्या, बिल्कुल सर 2 तो कॉमन ही नहीं है, तो 2 के बारे में देखना ही नहीं है।
तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, जो HCF होगा, HCF मतलब मौसा होगा किसका, हिंदी में लिख दे क्या, ठीक है हिंदी में लिख देते हैं, जो मौसा होगा किसका 45 और 60 का, वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन क्या है, 5 5 कॉमन है ना। अब ध्यान ध्यान से, बच्चों को इसी में कंफ्यूज होता है, क्या 5 और 5 कॉमन है। देखिए बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको HCF में कॉमन लेने में दिक्कत होता है। हम बताते हैं HCF क्या होता है। 5 5 दिख रहा है, सबसे पहला टास्क आपको 5 लिख देना है, हम यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 3 3 दिख रहा है, सर यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर कितना है बच्चा बबुआ, यहाँ 3 के पावर क्या है, 3 के पावर 1 है। तो मेरे को क्या करना है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो एलसीएम में 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लिया जाता है एलसीएम में। अभी मत सोचिएगा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने ये हाईएस्ट पावर की बात नहीं कर रहा है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो आपको कम वाला पावर लेना होगा, तो 5 × 3, 5 × 3 मैंने 5 × 3। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे सर, मौसा जो है आपका मौसा आएगा 45 और 60 का, ये 5 3 15 के बराबर आ जाएगा। चलिए 2 को क्यों नहीं लिए, 2 तो कॉमन ही नहीं था दोनों में, 2 तो कॉमन ही नहीं था ना, तो 2 के बारे में कोई बातचीत ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर यही चीज़ एलसीएम में रहता तो 2 को लेना पड़ जाता, ठीक है। चलिए आया समझ में ना, फर्स्ट मेथड हो गया, बहुत आसान तरीका था बेटा, बहुत आसान तरीका से ये आपको हम फर्स्ट मेथड बताए हैं, और इधर इसका मतलब हम एक रफ बता दिए, ठीक है। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कैसे बनेगा। सेकेंड मेथड भी बताएंगे भाई, ठीक है ना। देखिए सेकेंड मेथड में आते हैं, अगर सेकेंड मेथड की बात करते हैं ध्यान से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको पता है कि सर यहाँ पर हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर बात करते हैं सेकेंड मेथड की, चलिए तो मेरे को सिंपली क्या करना है कि अगर मेरे को HCF निकालना है 45 और 60 में, तो आपको पता है सर मतलब कि 60 जो है बड़ा है 45 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली बता दीजिएगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा A बराबर BQ प्लस R लिखा जाता है, A बराबर BQ प्लस R लिखा जाता है ना। तो सिंपली समझिएगा ऐसे कि हम क्या करते हैं 45 ये है और इधर 60 आ गया, तो बेटा 45 से कम 45, ये कितना हुआ बेटा 15। अभी भी शेषफल 15 आया हुआ है, मतलब अभी भी भाग लगेगा, भाग लगेगा ना, अगला जो भाग लगेगा 45 रहेगा भाई, यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ 45, तब 15 3 45, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल आपका 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे सर, जो मौसा है महत्तम समापवर्त है 45 और 60 का, ये किसके बराबर आ गया बेटा 15 है ना, ये लास्ट यहाँ पर लास्ट डिवीजन 15 से हुआ है, तो ये 15 हो गया आपका HCF। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब बहुत लोग अलग अलग लिखने का तरीका है, वो इस फॉर्मेट में लिख देते हैं कि सर A बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है ना, A बराबर BQ प्लस R होता है, ऐसे लिखते हैं लोग। तो बोलते हैं कि सर ये क्या है 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पर BQ करेंगे, फिर रिमाइंडर ये लिख देंगे सर 45 हो गया, 45 से कम 45, मैंने 60 को कैसे लिख सकते हैं सर, 60 को कैसे लिख सकते हैं, तो बोलते हैं सर 45 गुना 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 15। आप ऐसे भी लिख सकते हैं करके, पर कोई चीज़ नहीं है, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं आप, ऐसे भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरीका सही है, जिससे आपको समझ में आए बेहतर है उसी से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बिहार बोर्ड का 2021 का भी क्वेश्चन है, ये जो अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन करवाए ये भी आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, 2021 का ही पूछा है। अब बोलेंगे सर 2021 में एक ही में इतना क्वेश्चन, सर अलग अलग सेट आते हैं, अलग अलग सेट के ये क्वेश्चन है, सभी सेट के अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक अशून्य परिमेय, क्या बोल रहा है भाई, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यार तो ये कौन नहीं जानता है। एक आपको क्या करना है, एक परिमेय संख्या लेना पड़ेगा, एक अपरिमेय संख्या लेना पड़ेगा। अशून्य का मतलब समझे, जो शून्य नहीं होगा, जो शून्य नहीं होगा। चलिए बात को समझिएगा यहाँ पर, देखिए एक अशून्य परिमेय, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं भाई आपका अशून्य परिमेय। अशून्य परिमेय क्या आ गया, कुछ अशून्य परिमेय संख्या है ना, तो यहाँ पर दो ले लीजिए, दो सबसे बेहतर है यार अशून्य परिमेय, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो √5 ले लीजिए। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या बोला है, इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल क्या आएगा भाई, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आएगा। जब इनका गुणनफल करने जाते हैं तो क्या लिखते हैं, चूंकि आपको लिखना पड़ेगा अशून्य परिमेय और बेटा क्या, मल्टीप्लाई विथ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया बच्चे बताइए, 2 इंटू में √5, 2 इंटू में √5, ऐसा हुआ ना। तो सर 2√5 ये, अब ये क्या है, 2√5 क्या है, सर बोलेंगे सर 2√5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय है, बिल्कुल नहीं, 2√5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके अशून्य परिमेय होंगे, अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय और मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपरिमेय संख्या से, तो ये आपका हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय। तो कौन सा होगा भाई, हमेशा अपरिमेय। तो ये एक अपरिमेय संख्या के बराबर आ जाएगा बच्चे, है ना। तो आपको इसी सीक्वेंस में समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को लिख लिख कर समझा रहे हैं। तो आपको भी क्या, आपका भी फर्ज क्या बनता है, बातों को जरा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर अशून्य परिमेय क्या होता है, तो सर वैसे परिमेय संख्याओं को अशून्य परिमेय बोलेंगे जो जीरो नहीं होंगे। जैसे 1 हो गया बेटा, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, अशून्य अपरिमेय है, सॉरी अशून्य परिमेय है। परिमेय मतलब p/q के रूप में होना चाहिए ना। हम क्या बोले सर, जो रेशनल नंबर होते हैं इसका रूप कैसा होगा, p/q का रूप होना चाहिए। हमने क्या बोला, हमने बोला सर 2 है, तो नीचे क्या छुपा है 1, तो 2/1 मतलब कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। चलिए बात समझ में आया ना। तो और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बेटा रूट के टर्म में होता है, तो हम √5 को अपरिमेय संख्या ले लिए। जब इनका गुणनफल करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही आया। तो हमेशा याद रखिएगा, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या के बराबर आएगा। तो विच ऑप्शन आर करेक्ट, अगर हम ऑप्शन से चलते हैं तो बेटा कहेंगे हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं, एक बार यस और नो कर दीजिएगा, आपको हमेशा समझ में ही आएगा, ठीक ना। आसान टेक्निक है इसका। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अभी तक आपका 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही चल रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये सभी ट्रिकी क्वेश्चन है यार, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखिए अब हम कहेंगे सर, देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए यूट्यूब पर अगर यही चीज यूट्यूब पर करवाएंगे तो क्या करवाएंगे, अशून्य परिमेय और अपरिमेय। तो देखो बेटा अशून्य परिमेय में क्या हो गया, ये ले लो 4 हो गया, और बेटा और परिमेय में क्या हो गया, √5 हो गया, ठीक है बेटा। दोनों को गुना कर दो तो अपरिमेय आ गया, अपरिमेय, ऑप्शन बी आंसर। हम ऐसे मार के निकल जाएंगे। पर यहाँ पर क्या है ना कि वीडियो सोल्यूशन में आपको हम लिख लिख के इसलिए बता दे रहे हैं कि मेरे बच्चे अगर कभी ये 2 मार्क्स में आ गया, अगर कभी भी ये 2 मार्क्स में आ गया तो आपके अंदर ये डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 2 मार्क्स के लिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बोल देगा कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसकी पुष्टि करें। तो आपको इस प्रकार इसकी पुष्टि करना पड़ेगा। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा बात को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए, आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि सर सम पूर्णांक क्या होते हैं। तो सर सम पूर्णांक या सम संख्या का रूप वैसा होता है जो 2 से इजीली भाग लग जाए, जो 2 से इजीली भाग लग जाए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो आपका सॉल्यूशन होंगे, ध्यान से देखिए, बात को समझिएगा जरा, ध्यान से इस चीज को देखना है। देखिए हम क्या लिखते हैं कि सर यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। p क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, p क्या है आपका, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या है, यहां पर दिया है, लिखेंगे सर, दिया है कि क्या p आपका क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो p के बारे में अब क्या लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, है ना। ये p हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक के ये रूप हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना धनात्मक पूर्णांक, इस प्रकार हम लिखेंगे p बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू ही बन पाएगा, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन ए को कंसीडर करते हैं, अगर हम ऑप्शन ए लेकर के चलते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए। देखिए ऑप्शन ए है ना, तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। ऑप्शन ए में हम क्या देखने वाले हैं, ऑप्शन ए में दिया क्या है उसको लेकर के चलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। अगर दिया है भाई 2p, ये दे दिया 2p, तो 2p में अगर हम p का मान 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो ये क्या बनने वाला है, ये आपको बात को समझ में आना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले बात को समझिएगा, 2p में क्या बनेगा, p का मान 1 हो गया तो क्या आएगा भाई, p का मान यहाँ पर 2p का रूप कैसे हो गया, 2 एकम 2 हो ना भाई, और 2 दूनी के 4। देखिए p का मान 1 रखिए, 2 एकम 2, p का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 बचे 10, ऐसे ही भी आगे आता जाएगा। अब ये जो 2p का जो रूप है हम क्या आप देख रहे हैं सर, 2 4 6 8 10, ये तो यार सम संख्या का रूप दिखाई दे रहा है। ये 2 से भाग लग जाएंगे इजीली, सभी के सभी 2 से भाग लग जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, ये सभी के सभी, ये जो आपके जो सभी दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये सभी के सभी क्या है, सम संख्या है। ये सभी क्या है, सम संख्या है। ये सभी के सभी सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि 2 से भी आपका 2 से भाग लग जाएगा, 4 भी आपका 2 से भाग लग जाएगा, 6 भी आपका 2 से भाग, 8 10 सभी 2 से भाग लग रहे हैं। तो इसलिए 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 मेरे बच्चे, इसलिए क्या बोलेंगे, जो आपका 2p होगा, 2p एक क्या होगा बताइए, 2p क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक का रूप होगा। ये क्या होगा, सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है ना। सम क्या है, सम और विषम, सम मतलब जो 2 से भाग लग जाए, विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं लगे। अच्छा ये तो सर आ गया, क्या हम इसके आगे चलेंगे, हम देखिए बी में चेक करते हैं सर। तो 1 1 2 हो गया, तो 2 1 3, p प्लस 1 आपके क्या है, p प्लस 1 आपके विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक का रूप है, ठीक है। अगर p की बात करते हैं सर, देखिए 1 2 3 4 5, ये तो सर प्राकृतिक संख्या आ गया, ना ही सम ना ही विषम है, ठीक है ना। ठीक है, अब 2p प्लस 1, तो 2p प्लस 1 की बात करते हैं, p का मान 1 रख दीजिए, तो 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3 हुआ ना, 2 एकम 2 1 3, तो स्टार्ट ही 3 से हुआ, तो 3 क्या है, विषम है ना। ऐसा समझिएगा बच्चे, यहाँ पर अगर हम कोई बच्चा बोलता है सर 2p प्लस 1 नहीं हो सकता है क्या, क्या 2p प्लस 1 हो सकता है कि नहीं, तो मेरे भैया आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हम पुट कर देंगे सर क्या, p का मान 1 पुट कर देंगे। सबसे पहले p का मान कहाँ है, यहाँ है ना, 1 पुट करते हैं। तो p का मान अगर 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 आया, तो कितना आया, ये तो 3 आ गया, और ये क्या है, ये आपका विषम संख्या आ गया। क्या आ गया भाई,
विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या आ गया तो हम इसके बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम इसके बारे में कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हम इसके बारे में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये आपका क्या होगा? विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप होगा। समझ में आए क्या? क्या सभी बच्चों को डाउट क्लियर है कि नहीं? एक बार बताइएगा जरूर। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन अपना सही सेट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? बताइएगा एक बार। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार बोर्ड 2022 और बिहार बोर्ड 2024 दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप देखिएगा। चलिए हट जाते हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है? फिर इसके बाद हम आपको क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 और 2024 दोनों में पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस का कैटेगरी बढ़िया है भाई, ध्यान से बात को समझिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर में ध्यान से, सर किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, क्यू क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट कर देना है। आए समझ में? ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, बेटा विषम पूर्णांक, विषम क्या होता है? जो 2 से भाग ना लगे, जो 2 से भाग ना लगे रे बच्चा, ठीक है ना? चलिए तो सबसे पहले बात को समझिएगा, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं सर? क्यू क्या है? क्यू क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि आपका धनात्मक पूर्णांक है। और क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक है तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, क्यू का मान क्या हो जाएगा बेटा? 1 3 सॉरी 1 3 नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट 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 जाएगा, ठीक ना? जब भी देखिए धनात्मक पूर्णांक, अगर ये शब्द बोले ना धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें सम और विषम सभी आ जाएंगे ना भाई। 1 2 3 4 5 सभी लेंगे, ये इसमें सभी रहेगा। तो इसलिए क्यू के अंदर में देखिए सभी आ गए, क्यू के अंदर में सभी आ गए। तो ये हो गए क्यू के मान जो होगा भाई 1 2 3 4 5, अभी आगे भी जाता रहेगा, 6 7 8 9 10 अभी ले जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा बात को, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 6। सबसे पहले यार लेते हैं 6 क्यू को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए पर तनिक फोकस करना पड़ेगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए में? ऑप्शन नंबर ए में क्या कंसीडर किया भाई? 6 क्यू। चलिए 6 क्यू की बात कर रहे हैं, 6 क्यू क्या होंगे? ध्यान से बात को समझिए, 6 क्यू पर हम फोकस करते हैं। सर यदि हम 6 क्यू में यदि हम इसका बनाते हैं कि क्या क्या नंबर आएगा, ध्यान से देखिएगा। क्यू का मान बेटा 1, तो 6 कम 6 आ गया, ठीक ना? अंदर में लिखना है, क्यू का मान पुट करते रहिए। क्यू का मान अब की 2 पुट कर दिए, तो 6 दूनी के 12 हो गया ना? ठीक है, यहाँ से देखिए क्यू का मान 3, बार बार लिखने रहे, यहीं पर लिखना है। क्यू का मान 3, तो 6 3 के 18 हो गए बच्चे, ठीक है। क्यू का मान 4, 6 चौके 24 हो गया, ये 24 हो गया, और आगे भी जाता रहेगा, आगे भी जाता रहेगा। हम ये क्या देखें सर? 6 12 18 और 24, ये क्या है भाई? ये क्या कहना चाहता है सर? 6 क्यू है, 6 क्यू प्लस 2 है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब जो 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। पर बेटा 6 12 18 ये सभी तो 2 से भाग लग रहे हैं ना, ये सभी के सभी बच्चे 2 से भाग लग जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे सर? ये जो है आपके, मतलब ये जो क्या होंगे ना, स्पेशली बताते हैं आपको हम, ये जो 6 क्यू है ये क्या है? ये जो 6 क्यू होगा ये कभी भी, ऑप्शन नंबर ए, कभी भी विषम पूर्णांक का रूप नहीं होगा। ये विषम पूर्णांक का रूप नहीं है, विषम पूर्णांक
का रूप नहीं है। क्या ये बात की पुष्टि हुई क्या? क्यों सर? क्योंकि देखिए क्यू का मान अगर वहाँ 1 रख दिए तो 6 आ गया, क्यू का मान अगर 2 रख दिए तो 12 गया, क्यू का मान 3 रख दिए तो 18, 4 रख दिए तो 24। अब ये जो 6, 12, 18, 24 है, क्या ये 2 से भाग हो रहे हैं? बिल्कुल 2 से भाग हो रहे हैं ना, तो यार विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए अपना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बताइए, आए समझ में? ठीक है, क्या सर 6q+2 हो जाएगा क्या? तो q का मान 1 रखिए तो 6 कम 6 2 8, q का मान 2 रखिए 6 दूनी के 12 13 14, तो ये भी नहीं है भाई। ये तो एग्जैक्टली कैसा आ गया? ये तो एग्जैक्टली कैसा आ रहा है भाई? ये भी 2 से भाग लग रहा है, तो 6q+2 भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं बच्चे, हम यहाँ लिख करके बता देते हैं, आप यहाँ पर चेक कर भी सकते हैं। अगर कोई बच्चा को डाउट होगा तो सर आप ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी लेकर चलिए, ऑप्शन बी। देखिए आपको भाई एक एक चेक करना पड़ेगा, ठीक ना, एक एक आप चेक करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, टाइम देना पड़ेगा इसमें, सीखना है। तो क्या लिखते हैं सर ऑप्शन नंबर बी में? क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा। 6q+2, 6q+2 कर दिए। अब 6q+2 में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर अगर बनाते हैं तो q का मान 1 रख दीजिए तो यार 8 आ गया, आ गया ना। q का मान यहाँ से 1 रखिए तो सर 6 कम 6 + 2 8 हो गया। q का मान 2 रखिए तो 6 दूनी के 12 1 13 14 आ गया। ऐसी q का मान 3 रखिए, 6 3 18 2 20 आ गया। अब ऐसी डॉट 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 चलते जाएगा नंबर। तो 8 14 20 ये भी क्या है, ये भी भाई 2 से भाग लग जा रहे हैं, 8 भी बेचारा 2 से भाग लग जा रहा है। तो इनके बारे में भी क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये भी विषम पूर्णांक के रूप नहीं है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा बच्चे, ये बात लिखना पड़ेगा। ये 6q+2 है, ये आपके विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। विषम पूर्णांक के रूप का मतलब क्या है कि केवल अंदर ये जो है यहाँ पर विषम संख्या ही दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर विषम सर 18 विषम थोड़ा ना है, 18 2 से भाग लग जा रहा है बेटा, है ना। तो 6 12 18 20 आपके विषम पूर्णांक नहीं है, विषम संख्या नहीं है। जब ये विषम संख्या नहीं है तो ये विषम पूर्णांक का रूप नहीं है, बस बात खत्म। वैसे ही ये विषम संख्या नहीं है तो ये विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। देखिए हम चाहेंगे यार तो हम यार ऑप्शन को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन देखें, ऑप्शन मार दिए मेरे को, हम यूट्यूब पर करवा सकते हैं, ठीक ना, पर हम यहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, समझा समझा करके आप चीजों को समझिए, ठीक है ना बेटा। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है भाई, अब आते हैं इस ऑप्शन में 6q+1, यहाँ पर फोकस करना है। 6q+1 बेटा अगर q का मान 1 रख देते हैं मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से सभी बच्चे जरा फोकस करेंगे इधर। q का मान 1 रख देते, 6 कम 6 1 7, q का मान 2 6 दूनी के 12 1 13, q का मान 3। ये ऑप्शन सी एकदम सटीक बैठ रहा है, इस पर ऑप्शन सी एकदम सटीक बैठ रहा है। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात की जाए, अगर इस मुद्दे पर हम बात करते हैं सर ऑप्शन सी अपना हो सकता है कि नहीं, तो आइए जरा ध्यान से बात को समझिएगा बच्चे। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या है 6q+1 है, हम लिख दिए 6q+1। अब यहां से समझिएगा इसके अंदर क्या क्या होगा, ध्यान से आपको क्या करना है, q का मान 1 पुट करना है। q का मान 1 पुट कर दीजिए यहां से, सर 6 कम 6 और यहां मिलेगा 7, हो गया, हो गया ना, ठीक है। q का मान 2 6 दूनी के 12 1 13, 6 3 18 1 19, 6 चौके 24 1 25, ऐसे चलते 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 जाएंगे बेटा। 7 13, 7 क्या है, 7 आपका सम संख्या नहीं है, 7 आपका विषम संख्या है। 13 क्या है, विषम संख्या है। 19 क्या है, विषम संख्या है। कहेंगे सर ये तो विषम संख्या आ गया, तो इसलिए 6q+1 क्या है भाई, भैया 6q+1 क्या है, 6q+1 के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बोलेंगे सर 6q+1 जो है आपका, जो आपका 6q+1 की आप जो बात कर रहे हैं ना, तो 6q+1 आपका क्या बताइए, विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट, विच ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, एकदम डिटेल सॉल्यूशन कर दिए हैं, इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा आइएगा। देखिए
हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 2022-24 में रिपीटेड है, तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन हम इसलिए मिलाते चल रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न सब सही है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 2026 में भी पूछा हुआ है, तो सभी बच्चे जरा ध्यान से इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आएंगे। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करने जाते हैं सर, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में, ध्यान से देखिएगा। ये सर विभाजन जो एल्गोरिदम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान यार 72 है, क्यू का मान 8 है तथा आर का मान 0 है, तो बी का मान क्या होगा। इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार बनाया हुआ है। चलिए आज इस एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। इंपॉर्टेंट है, जरा बात को समझिएगा। क्या दिया है भाई सोल्यूशन में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है ना। ये तो यार हम जानते हैं कि सर ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ये सूत्र है, जिसे हम लोग HCF निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। अब इसमें जरा बात को ध्यान से समझिएगा, क्या क्या पूछा हुआ है आपसे, क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन कर ली जाए। ए का मान दे रखा है, दिया है देखिए क्या दिया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर दिया हुआ है क्या, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। ए का मान दिया हुआ है 72, ए का मान 72 दिया है। और क्या दिया भाई, क्यू का मान, क्यू का मान 8 दिया है और आर का मान 0 दिया है, आर का मान 0। तो आपको बी का मान बता देना है, बी का मान बता देना है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेरे बच्चे दे रखा है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, इसको क्या करना है, आपको पहला जो समीकरण 1 में इसको में जाके पुट कर देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। देखिए एक और चीज ध्यान से, आपको क्या निकालना है, मेरे को सर बी निकालना है। तो जो ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर जो है, हम इसको बी के पदों में लिखने का कोशिश करेंगे। बहुत बात आसान है, आसान चीजें हैं, बस केवल मेरे बच्चे आपको समझने का हेर फेर है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, देखिए देयरफॉर ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। तो यहां से मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सर बी निकालना है ना। तो इस समीकरण को बी के पदों में लिख दीजिए। तो बी के पदों में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस आर। तो मेरे को बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा बच्चे, बी की बात करते हैं, ए माइनस आर और बटे में क्यू, हो ना। ठीक है, ये आ गया बी के पदों में। सबसे पहले आप ये काम कर दीजिएगा, आपको दिए गए विभाजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको बी के पदों में लिख दीजिएगा। जिसका मान पूछेगा उसके पदों में लिखेगा। ये सबसे निंजा टेक्निक्स है ना। ये सबसे आसान टेक्निक है कि जिसका मान दे रखा है उसी के पदों में लिख दीजिएगा। मेरे से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे को बी दे रखा था कि सर आप बी का मान बताइए। तो हम देखिए हम बी के पदों में लिख दिए, बस आप मान को पुट कर दीजिए। देखिए बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर क्या, ए का मान कितना है 72, यहाँ पर हम 72 लिख दिए, माइनस ये 0 आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्यू कितना है बेटा, क्यू कितना है, क्यू का मान 8 है। तो बी का मान क्या आएगा भाई, बी का मान 9 आ गया। तो जो बी का मान जो आया है वो आपका 9 के बराबर आ गया। बात समझ में आई क्या, तो हम क्या बोलेंगे 9 इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया क्या, तो विच ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए 9 क्या होगा, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आई उम्मीद करते हैं कि भाई ये भी क्वेश्चन आसान था मेरे बच्चे, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के क्लास में यार 6 ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा पाए, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन थे जिनका बनवा करके सोल्व करवाए हैं। हम ऐसे भी चाहते हैं यार तो हम देख करके मार सकते थे। मेरे को आता है वो अच्छी बात है, आपको आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है और भी अच्छी बात है ना। तो आपको भी समझ में आना चाहिए मेरे भैया। तो एक अशून्य परिमाण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कैटेगरी में आएगा, याद रखेगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट VBI क्वेश्चन में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है VBI, ये क्वेश्चन
वीवीआई की कैटेगरी में है तो आप इसको वीवीआई की कैटेगरी में लेकर के चलिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट करता है बेटा। और 45-60 का मौसम दोनों तरीका से बता दी हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक बनाने के लिए निम्न से किसके परिकलित करने की तकनीक है? तो हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर HCF मौसम निकालने का तकनीक है ना, मौसम निकालने का तकनीक मतलब कि टेक्निक है। जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मौसम निकालने का तकनीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी सही था। ये 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी क्या भाई, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में है। तो ऐसे ही जैसा सोल्यूशन बना है ऐसे ही आपको समझाना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, हो गया। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 6 नंबर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था ही। देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या देने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात को समझिएगा। देखिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर टाइम देकर बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 7 बिहार बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाएंगे। 7, 8, 9, 10 ये सभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। 10, 11 ये भी क्वेश्चन ठीक है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन भी सही है। और ये 12 नंबर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोग से अनुसार 867 और 255 का हम लोग मौसम निकालेंगे। और इसको भी हम चाहेंगे तो अभाज्य गुण, अच्छा यहाँ पर क्या है ना कि अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ हम लोग अभाज्य गुणनखंड पर इसलिए नहीं जाएंगे ना क्योंकि अभाज्य गुणनखंड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे बताइए, इसको हम आपको टेक्निक्स बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो आपको दोनों तरीका बता देंगे, विभाजन से भी, ठीक ना, एल्गोरिदम से भी, और आपको गुणनखंड विधि से भी, ताकि दोनों तरीका आपके पास रहे। पर यहाँ पर बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, ठीक है, अनुसार बोला हुआ है तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 है, बी का मान 9 है तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो 13 तक क्वेश्चन है, कल के जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको 7 क्वेश्चन का डिस्कशन फिर करवा देंगे। और 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ऑन द बोर्ड स्पॉट, मतलब समझिए कि क्लास में करवा देंगे ऑन द स्पॉट। आपको क्या करना है, केवल सोल्यूशन को समझना है, कॉपी में नोट्स करना है और अपना तैयारी को और इन्हांस करना है। ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को भाई नमस्कार। ठीक है।